नमस्कार साथियों, ज्ञानवाणी चैनल पर मैं गौरव मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोग इस चैनल पर पहले से गणित, मनोविज्ञान, हिंदी आदि की कक्षाएं ले रहे हैं और उसी क्रम में मैं आज आप सबको भाषा विज्ञान की दृष्टि से सबसे परिमार्जित और सुव्यवस्थित भाषा, जिसको देववाणी भी कहा जाता है, ऐसी भाषा संस्कृत पर चर्चा करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। और मैं जब सुव्यवस्थित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो बहुत सोच समझकर कर रहा हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, संस्कृत के अलावा कोई ऐसी भाषा नहीं है जहां पर पहले स्वरों को सुसज्जित किया गया हो और फिर व्यंजनों को। आप इंग्लिश भाषा का उदाहरण ले लें, क्योंकि इंग्लिश भाषा का उदाहरण लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां तक हम सारे लोग हैं, जो हमारी पढ़ाई है या जो हमारा परिवेश है, हम इंग्लिश भाषा को जो एक अन्यत्र भाषा है, इसको जानते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले वॉवेल से शुरुआत होती है, ए, और इसके बाद बी। बी कॉन्सोनेंट है। अगर आप देखेंगे पहले वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर कहीं बीच में जाके आपको वॉवेल मिलेगा और फिर उसके बाद आपको कॉन्सोनेंट मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको कुछ खामियां तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस प्रकार से सुसज्जित नहीं किया गया है जिस प्रकार से संस्कृत या अन्य भाषाओं में सुसज्जित किया गया है। और हाँ, जब मैं संस्कृत कहता हूं तो आप हिंदी को इससे अलग ना समझिए। संस्कृत तो हिंदी की माँ है, संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। तो संस्कृत भाषा जब हम यूपी टेट में सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तब हमारे लिए फायदे वाली बात यह भी होती है कि साथ ही साथ हम हिंदी भी पढ़ रहे होते हैं और इधर हम संस्कृत की तैयारी कर रहे होते हैं। इन दोनों भाषाओं में एकरूपता की वजह से हमें काफी कुछ आसानी हो जाती है और हमें उतनी अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों भाषाओं में, इन दोनों व्याकरणों में काफी जुड़ाव है। तो आपको लगभग एक समान चीजें दिखेंगी, तो ये आपको काफी आसानी होगा और पढ़ने में, याद करने में भी काफी अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे हम जैसे इनके व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, स्लैश देखेंगे, तब आपको इसमें और भी आनंद आता रहेगा। हमारा प्रयास होगा कि यूपी टेट का जो सिलेबस है, उसकी तैयारी इतने अच्छे तरीके से आपकी करा दी जाए कि आगामी जो परीक्षा आपकी होने वाली है उसमें से बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करें। 30 में कम से कम 25 से 30 के बीच तो मिनिमम आपका स्कोर होना ही चाहिए। और एक बात, अगर हमने यहाँ पर तैयारी थोड़ी सी अच्छी कर ली और संस्कृत का विषय ऐसे होगा कि हमें जो इसका समय हमें इसको देना चाहिए, शायद उससे पूर्व भी हम इसके प्रश्नों को हल कर लें, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम संस्कृत में जो समय बचा पाएंगे उसको अन्य विषयों में भी दे सकते हैं। तो संस्कृत विषय हमें इस प्रकार से लेना है कि यह एक हमें बहुत ज्यादा लाभ देने वाला विषय है। एक तो हमें सबसे अच्छा स्कोर करने में हमारी हेल्प करेगा, दूसरे दूसरे हाथ पर अगर देखा जाए तो यह हमें अन्य विषयों को भी ज्यादा समय देने के लिए सहायता करेगा। तो चलिए, बहुत समय ना लेते हुए हम आज अपनी प्रथम कक्षा संस्कृत भाषा की शुरुआत करते हैं आज से। और सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर आपका सिलेबस। सिलेबस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और उसके साथ हम फिर आगे बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारी परीक्षा में क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली है। और जब हम बात करते हैं अपठित अनुच्छेद की, आपको पता है कि यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिया जाएगा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और शब्द रूप की जब बात आती है तो अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग क्या है? अकारांत पुल्लिंग का अर्थ यह होता है ऐसे शब्द रूप जिनकी अंत में अ आए। अ मतलब छोटा आ। ऐसे शब्द रूप जिनके अंत में अ आए या जिनका प्रत्यय आ हो। अब ऐसे शब्द रूप कौन कौन से हो सकते हैं, हम सबने बचपन से ही पढ़ा हुआ है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और धीरे धीरे समझकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, आपने शुरू से ही रटा होगा, पढ़ा होगा, राम का रूप। आपने पढ़ा होगा राम का रूप। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस चीज को, राम, अब आप कहोगे कि सर राम आप कह रहे हो, इसमें कहां पे है? तो अगर आप इस शब्द को तोड़ोगे, आप जब आगे बढ़ेंगे
तब हम धीरे धीरे क्या समझने वाले हैं कि जो स्वर होते हैं, स्वर मतलब आपने पढ़ा होगा अ आ इ ई उ, ये स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनको हमें जब भी बोलना है तो हमें किसी अन्य की सहायता नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी हम व्यंजन बोलेंगे तो व्यंजन अपने आप में अपूर्ण होते हैं। तो पूर्ण कैसे होंगे? व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वर होते हैं वो व्यंजनों को पूर्ण बनाते हैं। अब जैसे आपके सामने राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राम। तो अगर आप इनको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये है रा, धन आ, धन म, धन आ। रा हलंत है, कहने का अर्थ हुआ कि रा आधा है। फिर इसमें बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। फिर म, मा भी हलंत है। और म के अंत में अ लगा हुआ है, आ स्वर है। कहने का मतलब ऐसे पुल्लिंग शब्द रूप जिनकी समाप्ति, जिनका प्रत्यय या जिनके शब्द के जब अंत हो तो वहां पर अ, छोटा अ स्वर आपको दिखे, वो अकारांत पुल्लिंग शब्द में आता है। राम हो गया। अगर आप इसी तरीके से बालक को तोड़ेंगे, छात्र को तोड़ेंगे, तो आपको सबसे अंत में आश्वर दिखाई पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब आती है बात आकारांत स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में भी हमारे रूप चलते हैं। आपको पता होगा कि जब हम संस्कृत पढ़ाई करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सारे लोगों ने संस्कृत से तो बहुत पढ़ाई नहीं भी करी होगी, फिर भी कहीं ना कहीं 8 या 10 तक तो पढ़ाई करी ही है। और हम अगर कक्षा 8 तक भी मान लें कि हमने पढ़ाई करी हुई है संस्कृत की, तो हमें बेसिक बेसिक चीजें पता होंगी। जैसे संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष कितने होते हैं? 3। वापस से हमारा उत्तर क्या आएगा? 3। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो जब हमारे पास पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, 3 प्रकार के पुरुष हैं, तो शब्द रूप भी 3 प्रकार से चलेगा। तो जब हम बात करते हैं अकारांत पुल्लिंग, तब हम पढ़ेंगे रूप किसका? राम का। जब हम बात करते हैं आकारांत स्त्रीलिंग की, तब हम रूप पढ़ेंगे रमा का। तब हम किसका रूप पढ़ेंगे? रमा का। तब हम किसका रूप पढ़ेंगे? बालिका का। तब हम किसका रूप पढ़ेंगे? बालिका का। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो यहां पर अगर चलिए हम रमा का लेते हैं। अब आप देखोगे रमा में आधा रा प्लस अ प्लस आधा मा प्लस आ। यहां भी अगर आप देखेंगे आकारांत, आकारांत मतलब ऐसे शब्द रूप जिनकी समाप्ति बड़े आ के साथ होती है, वो सारे आकारांत कहलाते हैं। तीसरा आता है हमारा आकारांत नपुंसकलिंग। यहां पर थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। धीरे धीरे हम सारी चीजों को सीख लेंगे और ये बहुत ही आसानी के साथ, आसान तरीके से इसको हम आने वाले समय के साथ याद कर लेंगे। तो फिलहाल बहुत ही लाइट नोट पे मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा धैर्य धैर्य की परीक्षा है। यहाँ पे धैर्य की परीक्षा आप कह लीजिए, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे समझ के हल्के हाथ से चलने की जरूरत है कि बहुत घबराना नहीं है। धीरे धीरे चीजों को सीखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बताऊं, अगर ये पॉसिबल हो पाए कि आपके पास एक नोट बना सको, आप आपके पास एक कॉपी ले सके, एक कलम ले सके, तो हम लोग जिन जिन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, अगर आप उसको लिखते चलेंगे, देखते चलेंगे, तो बाद में आपको रिवीजन करने में, दोहराने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बहुत ज्यादा बात ना करके आगे बढ़ते हैं। और जैसे हमने सबसे पहले देखा आकारांत पुल्लिंग, तो आकारांत पुल्लिंग में राम का रूप हो गया, बालक का रूप हो गया, छात्र का रूप हो गया। आकारांत स्त्रीलिंग में रमा का रूप हो गया, बालिका का हो गया, छात्रा का हो गया। ऐसे सब रूप जिनकी समाप्ति बड़े आ के साथ हो, आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। अब तीसरा आता है अकारांत नपुंसकलिंग। अच्छा भाई, अब इसमें क्या क्या हो सकता है? तो उदाहरण के लिए फल, उदाहरण के लिए फल, जल, ये सब हमारे आ जाते हैं अकारांत नपुंसकलिंग में। अगला क्या दिख रहा है भाई? इकारांत स्त्रीलिंग।
ये क्या होगा? अब जैसे इकारांत का अर्थ हो जाएगा आपका कि ऐसे शब्द रूप जिनकी समाप्ति या जिनके अंत में आपको ई स्वर दिखे। ई मतलब ईक वाला स्वर दिखे। ई मतलब ईक वाला स्वर दिखे। तो चलिए, जैसे हमारे पास क्या क्या रूप आएंगे? नदी आ जाएगी, अपनी नदी आ जाएगी। नदी के बाद जननी आ जाएगी, नारी आ जाएगी। ऐसे जो शब्द रूप है जिनकी समाप्ति में ई का बोध हो, ईश्वर का बोध हो, ई का अंत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसी प्रकार उकारांत पुल्लिंग में गुरु, आप देखें यहां पर गुरु, अगर आप बोलेंगे भी तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो समाप्ति है गुरु, गुरु में अंत में उ की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। भानु, साधु, तो ये सब आपके उदाहरण हैं उकारांत पुल्लिंग में। इसके बाद है अगला आपका ऋकारांत पुल्लिंग। ऋकारांत पुल्लिंग क्या है भाई? चलिए ये देखिए, पितृ, ये क्या हो जाएगा आपका? ऋकारांत पुल्लिंग। ऋकारांत स्त्रीलिंग में मातृ, ऋकारांत स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? मातृ। और ये तो हो गया शब्द रूप हमें जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां से 1 नंबर का प्रश्न आपका अवश्य ही बनेगा। तो हम इसको धीरे धीरे आने वाली कक्षाओं में सीखेंगे, समझेंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय। अब ये क्या चीज है भाई? जैसे यहाँ पे है घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, मतलब हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास परिवेश में, हमारे आसपास जो पशु पक्षी हैं और जो घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, इनके नाम हमें किस में पढ़ाई करने हैं भाई? संस्कृत। इनके नाम हमें संस्कृत में जानने हैं। अगला है आपका सर्वनाम, क्रियाएं। शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, मतलब शरीर के जो प्रमुख अंग हैं उनके नाम संस्कृत में क्या होंगे? वही चीज यहां पर दोबारा लिख उठा है, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग। संधि, संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद। हमें इसके बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे आगे, धीरे धीरे व्याकरण व्याकरण की कक्षाएं हमारी प्रारंभ होगी, तब हम उसमें संधि के बारे में पढ़ेंगे और उनका विच्छेद, संधि विच्छेद के बारे में समझेंगे। संख्याएं, ये यहां से आप अगर देखोगे तो लगभग लगभग हर वर्ष एक प्रश्न तो जरूर ही जरूर आता है। जैसे हमारी जो संख्याएं हैं, जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया था, एकोनविंशति किसे कहते हैं? चलिए मैं आप लोगों के लिए टास्क दे रहा हूं, एकोनविंशति, इसको हिंदी में क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में एक बारी जरूर इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है? मैं फिर से यहां तक अगर आप हमारी कक्षाओं को देख रहे हैं तो हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। एकोनविंशति, एकोनविंशति, इसको ये जो संस्कृत का है, संख्या है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको जरूर एक बारी आप उत्तर दीजिएगा, नहीं तो बाकी तो हम लोग आगे देखेंगे ही इसको। फिर इसके बाद संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होगा। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, ये सब व्याकरण के चैप्टर है। जब हम लोग व्याकरण में घुसेंगे धीरे धीरे सारी चीजें हमें आने लगेंगी, इसमें कुछ ऐसी बड़ी चीजें नहीं है। फिर कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, है ना, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। जो हमारे इंपॉर्टेंट कवि हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, उसको भी आने वाली कक्षाओं में धीरे धीरे पढ़ेंगे। और फिर हमारी पेडागोजी से संबंधित यहाँ पे कुछ सिलेबस है जो आने वाली कक्षाओं में हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि क्लास को शुरू करते हैं बहुत समय ना गंवाते हुए। कम से कम आज की जो प्रथम कक्षा है, इंट्रो के साथ साथ थोड़ी सी आज की शुरुआत हो जाए और फिर चलिए अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो किसी भी भाषा को जब हम आप शुरुआत से बोलते हैं, चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने एक शर्ट पहन रखी है या हमने एक शर्ट पहन रखी हुई है, 1 दिन पहन लेते हैं, 2 दिन पहन लेते हैं, 3 दिन पहन लेते हैं, तो धीरे धीरे ये शर्ट गंदी होने लगती है। और फिर क्या होता है? क्या यही गंदी शर्ट हम हमेशा पहने रहते हैं? नहीं ना। क्या होता है? इस शर्ट की हम धुलाई करते हैं और ये शर्ट जो है जब साफ हो जाती है तो हम वापस पहनते हैं। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से
ठीक इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में जब हमारी भाषा धीरे धीरे प्रयोग में आते आते गंदी हो जाती है, गंदी हो जाने का मतलब होता है कि इसमें कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, तब उसको साफ करने का काम कौन करता है? उसको साफ करने का काम करता है व्याकरण। और हमारी कक्षा की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। चलिए सबसे पहले हम एक हेडिंग डालते हैं, व्याकरण। व्याकरण, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा, व्याकरण बनना है वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट, ठीक है। समझिएगा, इसमें वी क्या है आपका? उपसर्ग है। इसको ऐसे ही लिखते चलिएगा और याद कर लीजिएगा। आंग क्या है? उपसर्ग है। तो व्याकरण में कितने उपसर्ग हो गए? दो। क्री क्या है आपकी? धातु। क्री क्या है बेटा? धातु है। और ल्यूट क्या है? ल्यूट है आपका प्रत्यय, ठीक है जी। अब आप लोग समझ गए होंगे, व्याकरण वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट बना हुआ है इनसे इनसे मिलकर के। अब वी क्या है? उपसर्ग है। आंग क्या है? उपसर्ग है। कितने उपसर्ग यूज हुए हैं इसमें? दो यूज हुए हैं। धातु कौन सी है? क्री है। और ल्यूट क्या है? प्रत्यय है। आने वाली कक्षाओं में धीरे धीरे सारी चीजें समझ आती जाएंगी। फिलहाल अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसको आप लिखते चलिए और वैसे ही थोड़ा सा समझते हुए और याद करते हुए आगे बढ़िए। अगर हमसे पूछा जाए कि व्याकरण की परिभाषा क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, तो जो शब्दों की उत्पत्ति, जो शब्दों की उत्पत्ति और व्याख्या करता और व्याख्या करता है, वही व्याकरण है। वही माफ कीजिएगा, जो शब्दों की उत्पत्ति और व्याख्या करता है वही व्याकरण है। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट हम और ऐड कर लेंगे। व्याकरण को व्याकरण को शब्द शास्त्र या पद शास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है। यहां मैं हाईलाइट कर देता हूं, व्याकरण को शब्द शास्त्र या पद शास्त्र भी कहा जाता है। मान लीजिए प्रश्न आ गया आपको कि व्याकरण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। अगर आपको
वहां पर शब्द शास्त्र अथवा पद शास्त्र का विकल्प मिलता है तो आप वहां पर तुरंत टिक मार देंगे। समझ गए आप लोग? फिर से यहां पर एक बार हम लोग देख लेते हैं व्याकरण। व्याकरण बना किससे है? अगर व्याकरण को तोड़ा जाएगा तो निकलेगा वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट। समझ गए? यहां पर आपको मिलेगा वी, आंग, क्री और ल्यूट। वी क्या है? उपसर्ग है। आंग क्या है? उपसर्ग है। क्री क्या है? आपका धातु है। और ल्यूट क्या है? आपका प्रत्यय है। व्याकरण किसे कहा जाता है? जो शब्दों की उत्पत्ति और व्याख्या करता है वही व्याकरण है। फिर व्याकरण को दो नाम यहाँ पे हमें और देखने को मिल रहे हैं। एक है आपका शब्द शास्त्र और दूसरा है आपका पद शास्त्र। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली चीज है। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लें। एक अगली चीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम वही पॉइंट आपको लिखाएंगे या वही पॉइंट आपको बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ी सी महत्वपूर्ण होगी। व्याकरण शब्दों पर आधारित है। व्याकरण शब्दों पर आधारित है। व्याकरण शब्दों पर आधारित है। एक प्रश्न है आपके सामने, व्याकरण आधारित है। जैसे अभी हमने आपसे प्रश्न पूछा, चलिए हम एक यहाँ पे इसका उदाहरण लेके देखते हैं। व्याकरण आधारित है और यहाँ पे हमने आपको चार विकल्प दिए। पहला ध्वनि, दूसरा वाक्य, तीसरा है शब्द और आपके सामने चौथा विकल्प अगर आ गया धातु। तो आप हमें समझाइए, आप हमें बताइए कि ये इसमें उत्तर कौन सा सही है। व्याकरण आधारित है ध्वनि पर, वाक्य पर, शब्द पर या धातु पर? तो सीधी सी बात है, हमने भी आपको बताया कि व्याकरण आधारित होता है शब्द पर, तो आपका उत्तर होगा शब्द पर। ठीक है, अब धीरे से हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसमें और समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट हम और लिखते हैं यहां पे। संस्कृत के आदि व्याकरणाचार्य, संस्कृत के आदि व्याकरणाचार्य कौन है भैया? संस्कृत के आदि व्याकरणाचार्य कौन है? किसे कहा जाता है संस्कृत का आदि व्याकरणाचार्य? आदि मतलब प्रथम। व्याकरण के सबसे पहले जो आचार्य हैं वो कौन है? याद रखिएगा, इनका नाम बार बार आएगा। कहीं ना कहीं संस्कृत की नींव इन्होंने ही रखी हुई है, ये व्याकरण की नींव इन्होंने रखी हुई है, क्षमा कीजिएगा। इनका नाम है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि। संस्कृत के आदि व्याकरणाचार्य किसको कहा जाता है? महर्षि पाणिनि। और अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि आदि व्याकरण ग्रंथ क्या है भैया संस्कृत का? आदि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो सीधी सी बात है, जो आदि व्याकरणाचार्य हैं उन्हीं की जो रचना होगी, उन्होंने जो लिखा होगा वही आदि व्याकरण ग्रंथ होगा, सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ होगा। सीधी सी बात है, महर्षि पाणिनि ने रचना करी थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और यहाँ पर हम आपको लिखा भी रहे हैं। ये याद करने वाली बात है, मैं फिर से दोहरा दूं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी याद करिए इसको। संस्कृत के आदि व्याकरणाचार्य कौन है?
महर्षि पाणिनि। आप जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब हम आपसे ये प्रश्न पूछे तो कृपया चाहे मन में ही बोलिए, चाहे जैसे बोलिए, मेरे साथ थोड़ा सा दोहराने की कोशिश किया करिए। संस्कृत के आदि व्याकरणाचार्य कौन है? तो नाम आएगा, तुरंत जवाब आएगा हमारे सामने, महर्षि पाणिनि। अगर प्रश्न ये बन गया, आदि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो आदि व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये कहां से आ गया भाई? इसकी रचना कहां से हो गई? अगर हमारे सामने आ जाए अष्टाध्यायी की रचना कैसे हुई, तो यहां पे एक श्लोक आता है, एक श्लोक आता है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः शनकादिसिद्धा एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये श्लोक हमें ये बताता है कि महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव भगवान महादेव ने नृत्य किया। नटराज राजो, नटराज राजो मतलब जो नटराज के भी राजा हैं, उन्होंने नृत्य किया। और ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, ननाद ढक्काम मतलब उनके डमरू से नौ पंचवारम, नौ और 5 बार, 9 5 14 बार एक आवाज निकली, एक आवाज निकली, 9 5 12 एक आवाज निकली। उन्होंने डमरू बजाया और सनक सनंदन सनकादि ऐसे ऋषियों के कल्याण हेतु तो उन्होंने शिव सूत्र की रचना करी। तो जो शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र आप आगे चल के अपनी कक्षाओं में पढ़ेंगे, उन्हीं के सूत्रों पर ये अष्टाध्यायी बनी हुई है। ठीक है, चलिए अष्टाध्यायी के बारे में हम लोग जो महेश्वर सूत्र है इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि सही सही पूछा जाए तो आधा व्याकरण के प्रश्न आपके यहीं से बनने वाले हैं। तो चलिए इसको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे 2 प्रश्न हमारे सामने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद करना है। संस्कृत के आदि व्याकरणाचार्य कौन है? महर्षि पाणिनि। आदि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी की रचना 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर की गई थी। ये भी हमको यहां पर लिख लेना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, आप भी लिखिएगा। अष्टाध्यायी की रचना 14, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, 9 पंचवारम, 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर की गई है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है भाई? अगला प्रश्न ये बन सकता है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होंगे। लिख रहे हैं, इसको भी देखा, थोड़ा लिखिएगा। ठीक है, संस्कृत के आदि व्याकरणाचार्य कौन? महर्षि पाणिनि। आदि व्याकरण ग्रंथ कौन सा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना कैसे हुई? अष्टाध्यायी की रचना 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर हुई। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? अष्टाध्यायी में 8 अध्याय। और प्रत्येक अध्याय में कितने कितने पाद है? तो प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में 4 4 पाद है। कितने कितने पाद हैं? 4 4 पाद है। तो आप बताइए, 8 अध्याय 4 4 पाद, तो कितने पाद हो गए कुल? कुल आपके कितने हो जाएंगे? 32। कुल कितने पाद हो जाएंगे आपके?
32। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैं हाईलाइट भी करूंगा। देखिए, यह सूत्र शैली में लिखा गया है। यह सूत्र यह सूत्र ठीक है, किस शैली में लिखा गया है? तो यह सूत्र शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? सूत्र शैली में लिखा गया है। अष्टाध्यायी की रचना किस शैली में हुई है? अष्टाध्यायी की रचना सूत्र शैली में हुई है। तो कितने सूत्र हैं इसमें? अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपका? अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? अष्टाध्यायी में करीब 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 4000। कुछ बुलेट पॉइंट है जिनको थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न है जिसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना? तो फिर से एक बार शुरू से हम फटाफट देख लेते हैं। व्याकरण वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस युग से बना हुआ है। वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, युग प्रत्यय है। जो शब्दों की उत्पत्ति और व्याख्या करता है वही व्याकरण है। व्याकरण के अन्य दो नाम क्या है भाई? व्याकरण के अन्य दो नाम है शब्द शास्त्र, पद शास्त्र। फिर व्याकरण किस पर आधारित है? व्याकरण आधारित है शब्दों पर। व्याकरण आधारित है शब्दों पर। संस्कृत के आदि व्याकरणाचार्य कौन है? तो संस्कृत के आदि व्याकरणाचार्य है महर्षि पाणिनि। आदि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो जब पूछा जाएगा आदि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, अगर मान लीजिए आपके पास चार उदाहरण, चार विकल्प दे दिए गए और उसमें से पूछा गया कि आदि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप देखते ही टिक लगा देंगे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना कैसे हुई? तो अष्टाध्यायी की रचना 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर की गई। अष्टाध्यायी में अध्याय कितने? तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? 8 अध्याय। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? 8 अध्याय। अच्छा, प्रत्येक अध्याय में कितने कितने पाद हैं? तो प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। और कुल कितने हो जाएंगे? जब 8 अध्याय, एक अध्याय में 4-4 पाद, तो 8 चौक 32। ठीक है। फिर अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? तो अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं। यह प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसीलिए कह रहे हैं कि हम जो बुलेट पॉइंट लिखा रहे हैं आपको, वो नोट करते चलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला ये फिर से देखते हैं, कुछ और टॉपिक है, कुछ और पॉइंट्स हैं। ये हम आज आपको एक परिचय दे रहे हैं, जो हमारे विस्तृत क्लास होगी जब हम व्याकरण के बारे में, वर्ण के बारे में, अक्षर के बारे में, प्रत्याहार के बारे में, है ना, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में जो हम सीखेंगे, वो हम अपनी अगली कक्षा में सीखेंगे। फिलहाल जो थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम इस कक्षा में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जब आप व्याकरणाचार्य में देखेंगे, जब इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर 3 नाम मिलेंगे। आपको कितने नाम मिलेंगे? 3 नाम। पहला नाम आपने पढ़ ही लिया। पहला नाम हमने क्या पढ़ा? पाणिनि। हमने क्या पढ़ लिया? महर्षि पाणिनि। आपको एक दूसरा नाम और दिखेगा, वो नाम है पतंजलि। क्या नाम है? पतंजलि। एक और नाम है कात्यायन। तीसरा नाम क्या है? कात्यायन। ये 3 नाम क्यों हमने आपको बताए? ये 3 नाम हमने इसलिए आपको बताए क्योंकि ये है हमारे त्रिमुनि। क्या है? हमारे त्रिमुनि। अगर ये ज्यादा थोड़ा सा मोटा है पेन, तो मैं इसको हल्का सा छोटा करने की
कोशिश करूंगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। त्रिमुनि किसको कहते हैं? त्रिमुनि कौन है? आपके पास अगर चार विकल्प आ गया, पाणिनि, माफ कीजिएगा, अगर प्रश्न ऐसा आ गया कि इनमें से कौन त्रिमुनि नहीं है, अगर आपके पास प्रश्न आ गया पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन और कालिदास, तो आप हमें बताइएगा कि इनमें से जो हमने चार नाम लिए, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन और कालिदास में से कौन त्रिमुनि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया ना त्रिमुनि कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए फटाफट लिख लेते हैं। कुछ ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको आने चाहिए, इसलिए यहाँ पे समझाने जैसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, तो बस मैं जो पॉइंट वाइज चीजें हैं वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, आप हूबहू लिख के बस एक दो बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। पाणिनि ने 4000 सूत्र लिखे, अभी हमने बताया आपको पाणिनि ने कितने सूत्र लिखे, तो पाणिनि ने 4000 सूत्र लिखे। कात्यायन ने कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्र पर वार्तिक लिखा, इन्होंने इन्होंने क्या लिख दिया? वार्तिक। और पतंजलि ने अष्टाध्यायी के सूत्र पर महाभाष्य लिखा। क्या लिखा? महाभाष्य। और लोगों ने भी भाष्य लिखे, उनका भाष्य भाष्य है, लेकिन जो पतंजलि जी ने भाष्य लिखा उसको महाभाष्य कहा गया। भाष्य क्या होता है? भाष्य होता है व्याख्या करना। तो पतंजलि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या की और उसी को कहा गया महाभाष्य। पतंजलि का नाम तो भी मुझे नहीं लग रहा याद करने की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि आप सारे लोगों को पतंजलि का नाम बाबा रामदेव जी ने याद करवा दिया है, हर जगह पतंजलि आपको दिखती ही होगी, तो पतंजलि यही है वो। ठीक है, पतंजलि जी के बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहें अलग से, इनके बारे में आप जान लीजिए। ये आयुर्वेद शास्त्र के विद्वान थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के विद्वान थे। योग शास्त्र के प्रणेता इनको कहा जाता है। आप बाबा रामदेव से याद कर सकते हैं इनके बारे में ये चीज। योग शास्त्र के प्रणेता कौन? महर्षि पतंजलि। योग शास्त्र के प्रणेता कौन? महर्षि पतंजलि। योग सूत्र प्रमुख ग्रंथ इन्होंने लिखा है। व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी पर विशाल भाष्य ग्रंथ की रचना हमने अभी आपको बता ही दिया, महाभाष्य लिखा है। और थोड़ा सा अगर हम कात्यायन जी के बारे में देखना चाहें,
कात्यायन का दूसरा नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कात्यायन का दूसरा नाम, कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि। वररुचि, इनका दूसरा नाम वररुचि है। और इनको वररुचि के साथ साथ वार्तिक, इन्होंने वार्तिक की रचना की थी, तो इनको वार्तिक कार भी कहा जाता है। वार्तिक कार भी कहा जाता है। समझ गए आप? एक बार फिर से चलिए शुरू से थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा पीछे से देख लेते हैं। अष्टाध्यायी यहां तक हम लोगों ने समझ लिया था। त्रिमुनि से शुरुआत करते हैं। त्रिमुनि किसे कहते हैं? महर्षि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, इनको त्रिमुनि कहा जाता है। पाणिनि ने अपने ग्रंथ में कितने सूत्र लिखे? लगभग 4000 सूत्र लिखे। कात्यायन कौन थे और उन्होंने क्या किया? तो एक ऋषि थे कात्यायन, जिन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्र पर वार्तिक की रचना की। पतंजलि ने अष्टाध्यायी के सूत्र पर महाभाष्य लिख दिया। पतंजलि कौन थे? आयुर्वेद शास्त्र के विद्वान थे, योग शास्त्र के प्रणेता थे। कात्यायन कौन थे? कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? अगर ये प्रश्न आ चुका है, मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा। इनके ये यह नाम आप याद रख दीजिए। वररुचि, वररुच किसे कहा जाता है? तो वररुच कात्यायन को कहते हैं। वररुच किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, वररुच कात्यायन को कहा जाता है। ठीक है, एक हमारा प्रश्न रहेगा आपसे और इसके बाद यह क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है भाई? अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है, ये 2014 में पूछा गया है आपसे। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित व्याकरण, दूसरा विकल्प है नाट्य शास्त्र, तीसरा विकल्प है अलंकार, चौथा विकल्प है काव्य शास्त्र, ठीक है। आपको इसके सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से, नाट्य शास्त्र से, अलंकार से, काव्य शास्त्र से। तो आज की हमारी जो पहली कक्षा है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस समय का आपने सबसे बड़ी बात सदुपयोग किया। और हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप वीडियो देखें तो थोड़ा सा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो यूपी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं। इससे उनकी भी सहायता हो जाएगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।